हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 के पार्ट के अंदर दिए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 66 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी? इसमें बताना है सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी और किस तरीके से की थी। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी, यानी ईयर 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट के, कॉर्क जिसे हम पेड़ की छाल भी कहते हैं, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इनमें अनेक छोटे प्रकोष्ठ हैं, मतलब कोष्ठक बने हुए हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी मालूम पड़ती है। इन प्रकोष्ठों यानी कंपार्टमेंट्स को उन्होंने कोशिका कहा। सेल अर्थात कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। मतलब आप छोटे कमरे के लिए भी कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सेल वर्ड यूज करते हैं। उसी के अनुसार इन्होंने इसको इस आकार देखा, छोटा छोटा आकार बना हुआ है, कोष्ठक बने हुए, इसलिए रॉबर्ट हुक ने इसका नाम क्या रखा? सेल रखा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसी पेज पर दिए गए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? मतलब इसको फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं? चलिए देखते हैं। कोशिका को जीवन की संरचना, तो इसके आंसर को, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को देख रहे हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण, मतलब आप पढ़ चुके हैं चैप्टर में, कोशिका जो होती है उसमें और भी छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। बहुकोशिका में देखते हैं कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है। मतलब उस कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो होते हैं उस कोशिका के कार्यों को करते हैं, जिसकी वजह से वो कोशिका जीवित रह पाती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूल इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं इसी बुक की पेज नंबर 68 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं? इस पर चर्चा करें। चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से जाते हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तथा बाहर विसरण प्रक्रिया द्वारा जाते हैं। जब कोई, हम जानते हैं पेड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। जब कोशिका के बाहरी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, तो मतलब उस स्थान पर जितना उसका वॉल्यूम होना चाहिए, क्या उससे अधिक है, तब वो उसकी सांद्रता अधिक मानी जाएगी। अगर उस वॉल्यूम, उस आयतन के अनुसार वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो वो सांद्र नहीं तनु ही माना जाएगा या बैलेंस माना जाएगा। तो उच्च सांद्रता, जब सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता और अंदर जो है कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कोशिकीय अपशिष्ट होता है जो कोशिका में एकत्र होकर उसकी सांद्रता बढ़ाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे अंदर अधिक होना हमारे लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए वो हमारे शरीर का अपशिष्ट माना जाता है, जिसे हम सांसों के द्वारा, श्वसन के द्वारा बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। उसी तरीके से पेड़ों में भी होता है, वृक्षों में भी यही प्रक्रिया होती है। पानी का भीतर तथा बाहर जाना परासरण प्रक्रिया द्वारा होता है।
हम देख सकते हैं इसी प्रकार से अल्प परासारी विलयन होते हैं, समपरासारी विलयन होते हैं, अति परासारी विलयन होते हैं और परासरण भी एक प्रकार का विशेष विसरण भी है। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली यानी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता, यहाँ जल होना चाहिए, जुल नहीं, जुल गलत है, उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, पेज नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? चलिए देखते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? देखिए, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं, मतलब कुछ ही चुने हुए पदार्थों को ही ये आवागमन की अनुमति देती है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अब हम पेज नंबर 70 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, जो कि हम चैप्टर पढ़ाते वक्त भी आपको बता चुके हैं, लेकिन ये अलग से वीडियो बना रहे हैं हम। देखिए, एक कॉलम में दिया गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका, सेकेंड कॉलम है आपका यूकैरियोटिक कोशिका का। दोनों की क्वालिटीज को हमें देखना है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में क्या क्वालिटीज हो जाएंगी? आकार प्रायः छोटा होता है। कितना छोटा? 1 to 10 माइक्रोमीटर, मतलब 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10⁻6 मीटर होता है। सॉरी, 1 माइक्रोमीटर, यहाँ माइक्रो होना चाहिए, म्यू लगा होना चाहिए। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। यानी 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होते हैं। उसी तरीके से यूकैरियोटिक कोशिका की पहली क्वालिटीज क्या है? इसका आकार प्रायः बड़ा होता है। कितना? 5 to 100 माइक्रोमीटर, यानी 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। और प्रोकैरियोटिक का सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा? केंद्रकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे आपको फिल करना है, वो तो दिया गया था, इसको फिल करना है। केंद्रकीय क्षेत्र क्या होता है इसका? बहुत कम अस्पष्ट होता है। किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। क्यों? क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं और उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या रहेगा? क्या रहेगा ब्लैंक में? केंद्रकाय। केंद्रकाय नहीं, केंद्रकाय। एक, इस पे एक की मात्रा नहीं रहेगी यहाँ पे। केंद्रकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे केंद्रकाय कहते हैं। यहाँ पे केंद्रकाय रहेगा ब्लैंक में। चलिए, फोर्थ यहाँ पे आपको फिल करना है। क्या फिल करना है? झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक में आपको दिया गया फोर्थ क्वालिटी पे कि झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, उसी तरीके से यूकैरियोटिक की क्वालिटी क्या हो जाएगी कि उसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित नहीं, उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक में। अब चलिए पेज नंबर 73 पर दिए गए क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या आप 2 ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ऐसे 2 अंगों के नाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इसमें हम पढ़ चुके हैं, इसमें खुद का डीएनए होता है, खुद का प्रोटीन होता है। सेकेंड हो जाएगा आपका प्लास्टिड। इनमें इनके अपने आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और प्रोटीन इनमें भी होता है। तो ये 2 नाम हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी कोशिका को संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा? अगर किसी कोशिका का संगठन किसी भी केमिकल हो या फिजिकल इफेक्ट हो उसके कारण नष्ट हो जाए तो क्या होगा? देखते हैं इसका आंसर। यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका श्वसन व्यर्थ पदार्थों को साफ करना
नए प्रोटीन बनाना, पोषण प्राप्त करना आदि कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं तथा अंततः कोशिका मृत हो जाती है और इसे लाइसोसोम पाचित कर देता है। हम पढ़ चुके हैं लाइसोसोम को इसी कारण से आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? अभी इसके ऊपर हम आंसर देख चुके हैं, आंसर में इसकी चर्चा थी। अब 3rd क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, जैसे कि हम एबव क्वेश्चन में भी देख चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? आपको बताना है कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। कोशिका का प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। तो ये था चैप्टर नंबर 5 के पार्ट के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।